नमस्कार। आइए अब आपकी हस्तरेखा के बाद देखते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहाँ किस भाव में है। क्या आपकी कुंडली के अंदर कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का मतलब व्यक्ति को ये होता है कि आपके जीवन में अच्छा तो आप स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन जो नकारात्मक हैं या जिनके कारण आपको प्रॉब्लम है जीवन में, या आप ऐसी कोई कमी आपके अंदर है जो आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उसको मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगा और उनको आप अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कुंडली जो है वो मकर लगन और तुला राशि की कुंडली है, क्योंकि आपने जो डिटेल्स मुझे दिया 6 फरवरी 9171 मॉर्निंग, उसके हिसाब से आपका लगन का स्वामी शनि है, मकर लगन है, और राशि आपकी तुला, क्योंकि चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है, इसलिए आपकी जन्म की राशि तुला राशि। आपकी राशि के अनुसार कोई शनि की 7.5 या कोई परेशानी आपको नहीं चल रही। आपका लगन है मकर लगन। मकर लगन शनि लग्नेश होके लगन में बैठा। लग्नेश लगन में होता है तो अच्छा माना जाता है। किस लिहाज से अच्छा होता है? लग्नेश लगन में है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कैपेबल है कुछ करने के लिए। व्यक्ति अपने जीवन में योग्य है कि अगर वो किस काम को लेकर चले तो उसको वो कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। लग्नेश का लगन में होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लग्नेश का लगन में होना मान सम्मान के लिए अच्छा और आयु के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये एक अच्छी और लंबी आयु का संकेत होता है, इसको ये मान सकते हैं। आपकी कुंडली में लग्नेश लगन में है, अच्छा है, वो दूसरे घर का मालिक भी है, इसलिए व्यक्ति को यह कॉम्बिनेशन पारिवारिक पृष्ठभूमि से मजबूती देता है। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ से आपको सुख साधन मिलते हैं, या परिवार के अंदर जो प्रॉपर्टी है या सुख साधन है या पैसा है या कुछ भी है वो आपको सहयोग मिल रहा है उसका, ये मान सकते हैं। अब इसमें शनि लगनेश के लगन में तो है, लेकिन ये राहु के साथ है। जब शनि राहु के निकट होता है तो इसको कहते हैं कि शनि राहु का योग व्यक्ति से जीवन में गलतियां कराकर नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि शनि राहु योग के कारण व्यक्ति फिर ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरी बुद्धि में आ रहा है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, बाकी मुझे सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है। जहाँ शनि कुंडली में बहुत बढ़िया हुआ, वहीं राहु ने उसके साथ बैठकर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल दिए। और शनि राहु का योग शास्त्र में अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि शनि है हमारे कर्मों का कारक। हम कैसे कर्म करते हैं जीवन में वो शनिदेव बताएंगे। अब वो राहु के प्रभाव में है तो आपके कर्म होंगे खराब। आप अपनी एनर्जी को भी व्यर्थ करेंगे, आप किसी की सुनेंगे भी नहीं। आज कोशिश ये करेंगे कि जैसा मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े फैसले लेने में बहुत ज़्यादा मात खा जाता है और लाइफ में बहुत पीछे चला जाता है। तो ये शनि राहु के योग को आप स्थिर करके रखो कि आपको अपनी बुद्धि पर संयम रखना है, अपने निर्णयों पर संयम रखना है। जो भी काम जीवन में करें उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। ऐसा मैं खास तौर पे आपको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा चल रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक है, हो सकता है पारिवारिक काम मिलता हो, परिवार में कोई बिजनेस होता हो, परिवार में कुछ काम करता हो, उसी के साथ आप लग गए हो काम करने के लिए। लेकिन भाई साहब राहु की स्थिति को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि परिवार के लोग आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे कि भाई ये तो भैया तू एक काम कर, तू शांत रहे तो बहुत अच्छा। क्योंकि तुम जब भी कोई काम करोगे तो बिगाड़ दोगे, उस पर मेहनत करोगे नहीं पूरी, उसके पीछे जांच पड़ताल करोगे नहीं, अपनी अपनी चलाने के चक्कर में नुकसान करोगे। तो उस लिहाज से ये जो कॉम्बिनेशन है वो नकारात्मक है। तो बात को यहाँ समझने का प्रयास करना होगा आपको कि ये आपके अंदर कमी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बुध भी बैठा है लगन में। बुध भाग्येश, अब भाग्येश का लगन में है ना, व्यक्ति भाग्यशाली है। यानी फिर ये कॉम्बिनेशन जब लगन में बने, शनि के साथ बने, तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति को पारिवारिक पृष्ठभूमि से लाभ मिलेगा। बुध जब लगन में होकर दिग्बली होता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन है कि हाँ आप जीवन में कैपेबल हैं कुछ करने के लिए, आपके पास अपनी बुद्धि है, अपनी योजनाएं हैं, अपनी तर्क शक्ति है, उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करो, सलाह लेके जीवन में चलो तो बहुत आगे बढ़ोगे। लगन में सूर्य भी है, ये अच्छा नहीं होता। अष्टमेश का लगन में जाना जीवन में अड़चनों को देता है। सूर्य का लगन में जाना आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग देने में सक्षम है। सूर्य जब शनि की राशि में हो
और शनि इस प्रकार से हो और नवमेश बुध भी वहाँ हो, तो ये कॉम्बिनेशन वैचारिक मतभेदता पिता पुत्र के बीच में अच्छी खासी दे सकता है। इस योग के कारण पिता पुत्र के अंदर विवाद हो जाते हैं। आप अपनी कहेंगे, वो अपनी कहेंगे, बात उनकी ठीक होगी, आपकी गलत होगी। तो वो एक कॉम्बिनेशन यहाँ गलत भी दिखता है। चंद्रमा तुला राशि के होकर दशम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह काम धंधे के लिए अच्छा होता है कि किसी न किसी प्रकार से ये चंद्रमा आपको जीवन में कार्य क्षेत्र पे आने वाली अड़चन, परेशानियों, दुविधाओं को दूर करता है। कुंडली में शुक्र योग कारक, और शुक्र इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। योग कारक का मतलब है पंचम और दशम दोनों का मालिक, एक दो भाव के मालिक का ग्रह फल जो है वो शनि शुक्र को मिल रहा है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में बैठे हैं। शुक्र कौन है? योग कारक। शुक्र का दूसरे घर में जाना राजयोग होता है। ये कार्य क्षेत्र में तरक्की देने के लिए जाना जाता है कि जीवन में कभी भी शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा आएगी तो यह आपको अच्छा फल दे देगी। मंगल बहुत प्रबल है, पंचम भाव में एकादशेश होकर एकादश भाव में है। यह आपकी बुद्धि चपलता के लिए अच्छा है, लेकिन जोश नहीं लाना है बुद्धि में, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये कॉम्बिनेशन मंगल पंचम भाव में और शुक्र शनि की राशि में हो तो जीवन में व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन करके भी फ़ायदा ले सकता है। यानी वो जो भी पढ़ाई कर सकता है वो लिटरेचर की नहीं होगी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, ऐसे सब्जेक्ट नहीं, गणित, साइंस, विज्ञान, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ ले तो अच्छा रहता है। तो उस लिहाज से मंगल है, एकादशेश होकर एकादश भाव को देख रहा है तो लाभ के अवसर देने वाला है। चौथे घर का मालिक है तो भूमि जमीन जायदाद से संबंधित सुख साधन देने वाला है। बृहस्पति का केतु के साथ आना या बृहस्पति का राहु के साथ आना भी प्रॉब्लम का विषय होता है, क्योंकि बृहस्पति हैं ज्ञान के कारक, विवेक के कारक, समझदारी के कारक, बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह। जब ये राहु केतु अक्ष पे हों और वक्री हों, उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि ये ग्रह उच्च के फल नहीं दे पाता। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। जब एक ग्रह उच्च का है तो अच्छी बात है कि व्यक्ति की स्टार्टिंग जो जीवन में हो रही है थोड़ी उच्चता से हो रही है, उसको कोई ना कोई लेवल तैयार करा हुआ मिल रहा है जीवन में, उसको लेके वो आगे चल रहा है। लेकिन जब ये उच्च का होके वक्री हो जाए और राहु केतु अक्ष पे भी आओ, फिर वही बात कि भाई साहब व्यक्ति अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। व्यक्ति यही समझता है कि भाई सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा बुद्धि अगर किसी में है वो तो मेरे अंदर है। ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में डाउन ले जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में प्रॉब्लम देगा। जब ये सप्तम भाव में बनता है तो आपकी इन्हीं आदतों की वजह से कि मैं अपनी बात ऊपर रखूँगा, दूसरे की नहीं सुनूंगा, आपकी पत्नी से भी आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसा मैंने नवमांश कुंडली में भी देखा कि नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति छठे घर में बैठा है, जिसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टियाँ पड़ी हुई हैं। ये हॉरोस्कोप वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी एक चिंता का विषय बनाती है कि आपके स्वभाव, आपकी आदत, आपकी निर्णय की वजह से आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपने बताया कि मेरे जीवन में अभी तो कोई समस्या नहीं आई, ईश्वर कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। हम भी यही चाहेंगे कि आपको आगे अच्छा चले, लेकिन अभी वर्तमान में जो आपकी उम्र है वो लगभग 30 वर्ष है। अभी फरवरी में आपको 31 वर्ष के आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काबू नहीं पाया, जैसे गुरु केतु के योग का नकारात्मक प्रभाव, शनि राहु के योग का नकारात्मक प्रभाव, ये दो प्रभाव ही जीवन में बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। इन कॉम्बिनेशंस के होने के बाद अगर व्यक्ति को जीवन में परिवार से 100 करोड़ भी मिल जाए तो भी कम है, क्योंकि जिस व्यक्ति की बुद्धि ठीक काम नहीं करती, जिसके निर्णय काम नहीं करते, जिसके डिसीजंस ठीक नहीं होते, वो अपनी संपत्ति को दिन पर दिन ख़त्म करता चला जाएगा। और यदि आपके निर्णय सूझबूझ भरे होंगे, समझदारी से भरे हुए होंगे, तो आप जीवन में बहुत राइज भी करेंगे। तो यहाँ मेरे बताने का जो बात है उनको आप अपने ऊपर देखो, क्योंकि मैं तो आपके बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं ग्रहों को जानता हूँ, और ग्रह जब इस प्रकार के होते हैं तो व्यक्ति के ऊपर उनका प्रभाव आता ज़रूर है। तो आप अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का भी प्रयास करें। ये आपकी कुंडली के अंदर बार बार कमी है। 3 कमी मुझे इस कुंडली के अंदर दिखाई दी, वो तीनों कमी मैंने आपको बताई कि भाई शनि राहु का योग और बृहस्पति केतु का योग आपके लिए किस तरीके से नकारात्मक हो सकता है वो देखिए। शनि की महादशा चल रही है, लग्ने शनि लगन में, नवमांश में स्वराशि का, दशमांश में 9th हाउस में। कुछ ना कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप मजबूत हैं, या तो आपके घर में व्यापार होता है या काम होता है, या आपको कोई ना कोई चीज़ जमी जमाई मिली है जो जीवन में लाभ देगी।
क्योंकि पैतृक रूप से संपत्ति प्राप्त करने के भी अच्छे योग आपकी कुंडली में दिखाई दिए हैं। शनि की पूरी महादशा चल रही है, शनि राहु का योग बन रहा है। आगे जितनी भी दशाएं, शनि में चंद्र, शनि में मंगल, राहु, बृहस्पति, ये दशाएं सब ठीक हैं। लेकिन जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, जैसे 17 मई 2024 दशा किसकी आएगी? शनि में राहु, ये शनि राहु का योग। उसके बाद किसकी दशा आएगी? शनि में बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ है? केतु के साथ। भाई साहब, आगे जो दशा आपकी आ रही हैं, ये दोनों दशा ये कहती हैं कि ये व्यक्ति किसी बड़े डाउनफॉल में जा सकता है, ये किसी बड़ी गलती से अपना नुकसान कर सकता है, ये अपनी खराब आदत, खराब निर्णय के कारण नुकसान करेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भाई साहब आपको आगे। मैं बार बार इसी योग पे देख रहा हूँ कि कुंडली में कमी कुछ नहीं, लेकिन भैया अगर यही कॉम्बिनेशंस रहे और आपका स्वभाव भी अगर ऐसा है और आपके ऊपर प्लैनेट्स की स्थिति भी ऐसी है, तो आपका नुकसान होगा। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कमी होती है, उस कमी को, वो कमी उसको दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर किसी दूसरे से पूछो कि भाई क्या मैं ऐसा हूँ, अपने मदर फादर से पूछो तो क्या मैं ऐसा हूँ, तो वो ज़रूर कहेंगे कि हाँ भाई तेरे अंदर कमी तो ये है। लेकिन अगर तेरी कमी हम तुझको ये बता दें तो तू क्रोधित हो जाता है, तू गुस्सा हो जाता है, फिर हमको ऐसा लगता है कि हमने इसकी कमी क्यों बताई, जैसा भी है कोई बात नहीं, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जीवन में बढ़िया बनने के लिए, बहुत ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जीवन में आपको अपनी कमियों को रिमूव करना ही पड़ेगा। तो यही इस कुंडली का एक बहुत बड़ा सार है कि आखिर इस कुंडली में क्या क्या अच्छा है। अच्छा तो बहुत कुछ है, आपके साथ अच्छा चला भी है अभी तक और आगे भी अच्छा चलेगा। लेकिन एक न एक समय तो ऐसा आएगा कि जब परिवार वाले कहेंगे भाई देखो अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप समझदारी भरे निर्णय लो, अब आपकी अपनी लाइफ हो चुकी है, अब आपके अपने बीवी बच्चे हो चुके, अब आपका अपना काम हो चुका। इस काम को ठीक करने के लिए, इस जीवन को ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। तो स्वयं कर्म करने से वाली स्थितियाँ आपको यहाँ ध्यान देनी पड़ेंगी। ऐसी स्थितियों में अपने कर्मों को सुधारने के लिए, काम को करने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, भगवान शिव की पूजा आपके लिए सबसे अच्छी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करना, ये आपके लिए सबसे बढ़िया। एक मंत्र है जिसको हम कहते हैं रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र इतना ज़्यादा कामयाब मंत्र है कि कुंडली में शनि, राहु और बृहस्पति, केतु से संबंधित जो खराब योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, इनको दूर करेगा। कि आप इस मंत्र को एक पेपर पे लिख कर रख लीजिए। यह रुद्र गायत्री मंत्र है, आपको गूगल से सर्च करने पे मिल जाएगा। इस मंत्र की रोजाना कम से कम 2 या 3 माला का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। और जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपके जीवन में उद्धार होता चला जाएगा। भगवान शिव के चरण पकड़ो, उनके चरणों में जाके लेटो, रोजाना भगवान शिव को जल चढ़ाओ। वो है ओपल स्टोन पहनना है भाई साहब आपको ज़रूर। आप इसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेजूंगा सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट के साथ। वो आपको पहनना है चांदी में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बनवा के लिए आपको देंगे हम। वो आपके जीवन में उद्धार करेगा। बाकी पूजा पाठ करनी अनिवार्य है। शिव जी की ध्यान, शिव जी का पूजा पाठ, शिव जी को अपना सब कुछ समर्पण कर दो। शिव के सिद्ध स्थानों पे जाओ, केदारनाथ जाओ, पंच केदारों के दर्शन करो, शिवालयों के दर्शन करो, इन पर जाके पूजा पाठ करो या करवाओ, तो आपको बहुत लाभ जीवन में मिल जाएगा। और मेरी बातों का ध्यान रखना, अगर आपको जीवन में ऊंचा उठना है तो इन कमियों को दूर करना ही पड़ेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब आपके कुछ खास थे नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने का जो प्रयास किया है उन पर ध्यान दीजिएगा। उपाय अवश्य कीजिएगा अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। नमस्कार।